आइए सीधे इस अहम विश्लेषण में चलते हैं। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे जटिल और उलझे हुए मुद्दों में से एक इमिग्रेशन और सीमाओं की भू राजनीति को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, कोई नया विषय नहीं है, दशकों से चला आ रहा है, लेकिन हाल ही के कुछ बड़े घटनाक्रमों ने इसे रातों रात फिर से एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। तो चलिए इसके हर पहलू को निष्पक्षता से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत होगी उस तात्कालिक कूटनीतिक चिंगारी से जिसने इस मुद्दे को फिर से हवा दी। फिर हम दोनों देशों के बयानों में हो रहे टकराव को देखेंगे। उसके बाद जनसांख्यिकी के विशाल पैमाने को समझेंगे, डिपोर्टेशन यानी लोगों को वापस भेजने की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे और आखिर में जानेंगे कि भविष्य की जलवायु इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, एक अचानक उठी कूटनीतिक चिंगारी और हमारे सीमावर्ती राज्यों में हो रहे राजनीतिक बदलाव। अब देखिए, कई दशकों तक बिना दस्तावेजों वाले इमिग्रेशन के इस मुद्दे पर हकीकत में कोई खास बात नहीं हो रही थी। बांग्लादेश की तरफ से इसे उठाने का कोई कारण नहीं था और भारत में भी ये मामला काफी हद तक ठंडे बस्ते में ही था। लेकिन हाल ही के चुनाव परिणामों ने खासकर बांग्लादेश से सटी सीमाओं वाले क्षेत्रों में इस पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया है। अब ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन रातों रात दोनों देशों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल चर्चा का विषय बन गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बयानों में टकराव। कूटनीति जब जनता के सामने आती है तो चीजें कैसी दिखती हैं, आइए देखते हैं। इस कूटनीतिक तनाव का सबसे ताजा उदाहरण हमें इन बयानों में साफ देखने को मिलता है। बांग्लादेश के गृह मंत्री खलीलुर रहमान जी ने हाल ही में एक बहुत ही स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह उम्मीद जताई कि इन नए राजनीतिक बदलावों के चलते लोगों को वापस सीमा के पार पुशबैक नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसके ठीक बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने भी अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का फोकस पुशबैक पर नहीं बल्कि वापसी या रिपेट्रिएशन पर है। उनका रुख ये था कि कोई भी विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से देश में मौजूद है उसे दोनों देशों के बीच बने कानूनों और स्थापित तंत्र के जरिए वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। भारत ने पॉइंट आउट किया है कि बांग्लादेश के पास राष्ट्रीयता सत्यापन यानी नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के 2860 से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई मामले 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये साफ दिखाता है कि इस मुद्दे को अगर वाकई सुलझाना है तो कागजी कार्रवाई और जमीनी सहयोग को कितना ज्यादा तेज करना होगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जनसांख्यिकीय पैमाना। आखिर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? आइए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री को लिखे गए एक पत्र में दिए गए इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। ये बताते हैं कि भारत में बिना दस्तावेजों वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की अनुमानित आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। 1997 में ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ था। 2004 में ये बढ़कर 1.2 करोड़ हो गया और 2016 तक आते आते ये संख्या 2 करोड़ के एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े को छू गई। अब 2 करोड़ का आंकड़ा सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, तो इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में रख कर देखते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? भारत के भीतर मौजूद ये अनुमानित अनडॉक्यूमेंटेड आबादी स्वीडन जैसे एक पूरे विकसित देश की कुल आबादी का सीधा दोगुना है। जी हां, पूरे स्वीडन की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस चुनौती का असल पैमाना क्या है। भाग 4, डिपोर्टेशन की हकीकत। इतने सारे लोगों को वापस भेजना आखिर लॉजिस्टिक रूप से कितना मुमकिन है? इसे हम एक वैश्विक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस विशाल वित्तीय अनुमान पर गौर कीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक्स का अनुमान है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन योजनाओं को 1 दशक तक लागू किया जाए तो उसकी लागत $300 बिलियन से लेकर $900 बिलियन तक आ सकती है। ये एक खगोलीय रकम है। ये हमें साफ साफ बताता है कि बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी है। इस तुलनात्मक नजरिए से भारत की स्थिति और भी जटिल नजर आती है। देखिए, अमेरिका के पास अपार संसाधन है, फिर भी वो अपनी 1 करोड़ 10 लाख की अनडॉक्यूमेंटेड आबादी को मैनेज करने से जूझ रहा है और वहां जनघनत्व भी काफी कम है। दूसरी ओर भारत है, जहां ये अनुमानित आंकड़ा करीब 2 करोड़ है और वो भी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक में। इतनी बड़ी और घनी आबादी के बीच लोगों को ट्रैक करना असाधारण रूप से कठिन है, जो इस पूरे मामले को सच में एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर बना देता है।
तो सीधा सा निष्कर्ष ये है कि डिपोर्टेशन का मतलब सिर्फ किसी को पकड़कर सीमा के बाहर धकेल देना नहीं होता। ये एक बहुत ही थका देने वाली, कई चरणों वाली कानूनी प्रक्रिया है। पहले पहचान करना, फिर डिटेंशन, फिर मेजबान देश से उनकी नागरिकता पक्की करवाना और अंत में कानूनी तौर पर वापसी। इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, बेतहाशा पैसा और सबसे जरूरी पड़ोसी देश के पूरा सहयोग की जरूरत होती है। अब हम इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी पड़ाव पर हैं, भविष्य की जलवायु और सीमाएं। वो कौन से आने वाले खतरे हैं जो इस माइग्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? स्रोत सामग्री इस एक बात पर बहुत जोर देती है कि भविष्य में माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण राजनीति नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन होगा। पूरे उपमहाद्वीप में लगातार बढ़ती भयानक हीट वेव्स, सूखती नदियां और पानी का गंभीर संकट दस्तक दे रहा है। और सबसे बड़ी चिंता समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बांग्लादेश के तटीय भूभाग का डूबना। जब रहने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी तो लोगों का अपना घर छोड़कर जाना एक मजबूरी बन जाएगा। यही वजह है कि भविष्य के लिए एक बहुत ही ठोस तैयारी की जरूरत है। अगर हमने आज सैटेलाइट्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से अपनी सीमाओं की कड़ी निगरानी नहीं की और इस क्षेत्र के आर्थिक स्थिरीकरण पर ध्यान नहीं दिया, तो ये माइग्रेशन आने वाले दशकों में 4 करोड़, 6 करोड़ या शायद 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं, जो हमें आज के सबसे अहम और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये दो पड़ोसी देश जो पहले से ही अपने सीमित संसाधनों से जूझ रहे हैं, वो आने वाले समय में जनसंख्यिकी, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के इस अपरिहार्य टकराव का सामना कैसे करेंगे? ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब कोई आसान और सीधा समाधान मौजूद ही ना हो, तो राष्ट्र इतने बड़े संकटों का प्रबंधन आखिर कैसे करते हैं? इस विषय की गहराइयों को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।